नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का यह आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट फर्स्ट में आपने जो बताया था कि जीन पियाजे जी ने जो बताया था कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कौन कौन से पद होते हैं, उन पदों के बारे में हमने देखा था। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने की वजह से हमने क्या किया कि इसका सेकंड पार्ट भी बनाया हुआ है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं आपकी बताई हैं। तो 4 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है वह संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था है। यह क्वेश्चन आपका सीटेट के 2017 में एक बार पूछा गया था। यह जो आपका क्वेश्चन है शायद ये आपका 2017 में होगा, नहीं तो आपके 2015 के उसमें एक बार आप पे क्वेश्चन आया हुआ था। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, 2015-17 में है लगभग। तो संवेदीय पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है वह आपकी जो मानी जाती है वह 0 से लेकर 2 वर्ष तक की मानी जाती है। यानी यह अवस्था जो आपकी मानी जाती है, अगर मैं बात करूं तो यह अवस्था कितनी होती है आपकी 0 से लेकर 2 वर्ष तक आपकी मानी जाती है। यानी इस अवस्था में बालक अपनी सभी मानसिक क्रियाओं को इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी इस अवस्था में जो बालक होता है वह अपने सभी क्रियाकलापों को जो व्यक्त करता है वह किसके माध्यम से व्यक्त करता है? इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है। जो इंद्रियां होती हैं आपकी आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये क्या है आपकी इंद्रियां ही तो होती हैं। तो बालक जो होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो बालक की शुरुआत होती है तो उसके पास शुरुआत में शब्द नहीं होते हैं। यानी बालक शुरुआत में भाषा अर्जित रूप में होती है, तो बालक के पास उस समय शब्द नहीं होते हैं। तो जब बालक के पास शब्द नहीं है तो वह अपनी जो उसकी आवश्यकता है, अपनी आवश्यकताओं को, चाहे भूख की आवश्यकता हो या प्यास की आवश्यकता हो या उसको कोई अंदर से दर्द हो, यानी इस तरह की कोई भी क्रियाकलापों को जब उसके पास भाषा नहीं है तो किसका सहारा लेता है? इंद्रियों का सहारा लेता है। यानी वही बात की गई है कि इस अवस्था में बालक अपनी सभी मानसिक क्रियाओं को इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी जितनी भी वो क्रियाएं करता है, मानसिक क्रियाएं, वो किसके माध्यम से व्यक्त करता है? इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है। भूख लगेगी या प्यास लगेगी तो अपने पैरों को, अपने हाथों को जोर जोर से पटकेगा वो, तो उसके जो माता या पिता होते हैं वो समझ जाते हैं कि बालक को क्या लगी है? प्यास लगी है, या बालक को क्या लगी है? भूख लगी है। तो इस कंडीशन में यानी बालक को अगर प्यास लगती है तो कई बार आप देखोगे अपने ओंठों को ऐसे करेगा। जब वह ऐसे करता है तो इसका मतलब यही निकल के आया कि बालक को जो लगी है वह क्या लगी है? प्यास लगी है। तो भूख लगने की स्थिति को वह रो कर व्यक्त करता है। जैसे मैंने अपने बताया कि जब उसको भूख लगती है तो इस परिस्थिति में वह क्या करता है? रोता है या अपने हाथ पैरों को वह जोर जोर से पटकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह उसको क्या करता है? भूख लगने की स्थिति में वह उसको क्या करता है? रो कर व्यक्त करता है। उसके सामने जो प्रत्यक्ष होता है वही अस्तित्व में होता है। जैसे कौवा पेन ले गया, यह लाइन बहुत ही उपयोगी है, यहाँ से समझिएगा कि उसके सामने जो प्रत्यक्ष होता है, लाइन लिखी हुई है कि उसके सामने जो प्रत्यक्ष होता है वही क्या होता है? अस्तित्व में होता है। जैसे अगर बालक है, बालक को आपने दिखाया कि देखो बालक ये क्या है, तो आपने बताया कि देखो बालक ये पेन है, ये क्या है? पेन है या मार्कर है। अब वह क्या करेगा? मांगने लगेगा कि मुझे पेन चाहिए, क्योंकि समाजीकरण की भावना तो है नहीं उसके अंदर। वो जो देखेगा वही मांगेगा, पहले आपने पढ़ा ही है। तो बालक ने देखा कि यह मार्कर है, उसे अच्छा लगा, पसंद आया, वो कहेगा मुझे चाहिए, और नहीं वो रोने लगेगा। अब आप क्या करते हो कि आप कहते हो ये पेन जो है, पेन ले गया, कौवा ले गया। यानी पेन जो ले गया, कौन ले गया? कौवा ले गया। और आपने पीछे से उसको घुमा के कहाँ रख दिया? अपनी जेब में डाल दिया। फिर आपने उसको दोनों हाथ अपने ऐसे दिखाए कि देखो कौवा क्या किया? पेन ले गया। तो बालक के सामने यहाँ पर लाइन लिखी है
कि जो बालक के सामने प्रत्यक्ष होता है, यानी बालक के सामने जो प्रत्यक्ष होता है वही अस्तित्व में होता है। यानी बालक के सामने जो प्रत्यक्ष है वही क्या है, अस्तित्व में है। अब उसने देखा कि हाथ में पेन नहीं है तो उसे लगेगा कि अच्छा कौवा पेन क्या किया, ले गया। तो वही बात की गई है कि जो सामने प्रत्यक्ष होता है वही अस्तित्व में होता है। जैसे मैंने कहा कि कौवा पेन ले गया तो बालक को लगेगा कि अब कौवा पेन ले गया, यानी जो उसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई के क्या दिया कि हाथ में पेन नहीं है तो समझेगा कि हाँ कौवा ही ले गया है। इस अवस्था में जो उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। यानी इस अवस्था में जो उसकी बुद्धि होती है, बुद्धि का पूरा एक टॉपिक है वो हम आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसमें आप देखेंगे। तो इस अवस्था में उसकी जो बुद्धि है उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। यानी इस अवस्था में जो बालक की बुद्धि होती है वो कैसे व्यक्त होती है, उसके कार्य जो वो क्रियाकलाप करता है, यानी भूख लगने की स्थिति में वह रो कर व्यक्त करता है तो क्या कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है। तो पता चलता है कि बालक के अंदर कितनी बुद्धि है और कितनी बुद्धि नहीं है। यानी उसके जो अवस्था है, यानी उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है कितनी बुद्धि है और कितनी बुद्धि नहीं है। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति तथा मानसिक निरूपण से संबंधित है। यह अवस्था जो है वह किससे संबंधित है, अनुकरण से संबंधित होती है। यानी इस अवस्था में जो बालक होता है, बालक क्या करता है, अनुकरण करता है। इस अवस्था में जो बालक होता है, बालक क्या करता है, अनुकरण करता है। जो चीज़ें जैसा बालक देखता है वह बिल्कुल उसी तरह से करेगा। अगर आपने बालक, आप देखते हो कई बार कि आप बैठकर कुछ लिखते रहते हो और जब आप वहाँ से थोड़े समय के लिए हटते हो तो बालक भी वहाँ पर आता है, भले ही वह पेन ना पकड़ पाता हो तो पेन क्या करेगा, ऐसे ही पकड़ लेगा और आपकी जो किताब या कॉपी है उसमें ऐसे ऐसे जलेबी टाइप क्या करेगा, वो बना देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बालक जो देखता है, यानी जो वह वहाँ पर देख रहा है कि क्या कर रहे हो आप, क्या क्रियाकलाप कर रहे हो, तो जो वह अनुकरण करता है स्मृति तथा मानसिक निरूपण से संबंधित होता है। यानी वो उसी क्रियाकलाप को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, या कह लीजिए उसका क्या कर लेता है, पूरा अनुकरण कर लेता है। तो पहली अवस्था जो है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रियगामिक अवस्था है, जिसकी जो उम्र होती है आपको मैंने बताया कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की मानी जाती है। दूसरी अवस्था जो है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी जो उम्र है वह 2 से 7 वर्ष की मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी यह अवस्था कितनी बनती है आपकी, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की बनती है। तो इस अवस्था में बालक अपनी परिवेश की वस्तुओं को क्या करने लगता है, पहचानने लगता है। यानी इस अवस्था में जो बालक होता है, जो उसका परिवेश है या कह लीजिए जो उसका वातावरण है, तो वातावरण में वस्तुओं को या कह लीजिए यहाँ पर जो वस्तु हैं या इसको आप व्यक्तियों भी कर सकते हो, यानी वस्तुओं को और व्यक्तियों को अपने परिवेश में जो होता है उसको पहचानने लगता है। वह समझने लगता है कि कौन मेरे माता हैं, कौन मेरे पिता हैं। वह उनसे जब दूर जाता है तो वह रोने भी लगता है। यानी इस अवस्था में बालक अपनी जो परिवेश की वस्तुएं होती हैं उनको पहचानने लगता है तथा विभेद करने लगता है। यानी बताया मैंने ना कि अपने माता और पिता को पहचानने लगता है। अगर कोई दूसरे को देख लेगा तो हो सकता है वो रोने भी लग जाए। यानी उनमें जो विभेद करने की भावना है बालक के अंदर, इस अवस्था में आ जाती है। तथा इस अवस्था में भाषा का जो विकास है वह प्रारंभ हो जाता है। यानी इस अवस्था में बालक आकर जो पहले बालक अवस्था, यानी जो पहली अवस्था थी 0 से 2 वर्ष तक, इसमें आपने देखा कि बालक अनुकरण करता है। यहाँ भी अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसमें भाषा का विकास भी होने लगता है। जैसे आप अगर देखोगे अपने गांव में, समाज में या वातावरण में, बालक जब छोटा रहता है तो क्या बुलाता है, ए पापा, क्या कहता है वो, ए पापा कह के बुलाता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें वृद्धि और विकास होता है, वह ए पापा के स्थान पर या कह लीजिए उसमें जैसे जैसे भाषा का विकास प्रारंभ होता है तो ए पापा के स्थान पर वह ओ पापा कहने लगता है। यानी वो चीज़ों में परिवर्तन देखने को आपको मिल जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करने लगता है। यानी इस अवस्था में बालक
नई सूचनाओं और जो उसके अनुभव होते हैं उन अनुभवों का वह संग्रह करके ले लेता है। यानी जो चीज़ वो देखता है, जो चीज़ सुनता है, तो उनका अनुभव जब उसे हो जाता है, जैसे मैंने बताया था कि पहले में वो देखता है, क्या देखता है कि आग में हाथ लगाने से जल जाएगा, तो उसको अनुभव मिल जाएगा और वह अपने मस्तिष्क में उसको संग्रह करके रख लेगा कि अगर मैं कभी भी दोबारा भी आग को छूऊंगा तो निश्चित है मुझे क्या हो जाएगा, हो सकता है कि मेरा हाथ जल जाए। तो वह अपने अनुभवों को क्या करता है, संग्रह करने लगता है, यानी उन्हें क्या कर लेता है, संग्रह करके रख लेता है। परंतु उसके पास जो अवधारणात्मक ज्ञान नहीं होता है। देखिएगा लास्ट लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे बात करूं। देखिएगा इसमें क्या आपने लिखा है कि लास्ट लाइन जो लिखी है कि बालक के पास अवधारणात्मक ज्ञान नहीं होता है। अवधारणात्मक ज्ञान की अगर बात की जाए कि अवधारणात्मक ज्ञान है क्या, तो उस ज्ञान के बारे में पहले समझते हैं कि जो अवधारणात्मक ज्ञान होता है वह होता क्या है। अवधारणात्मक ज्ञान जो आपका होता है, जैसे मैंने बताया कि 1 लीटर अगर पानी है, यानी 1 लीटर क्या है, अगर आपका पानी है और 1 लीटर को पानी को अगर व्यक्ति क्या करता है, एक ऐसी लंबी सी बोतल है, उस लंबी सी बोतल में उस पानी को क्या किया जाता है, भर दिया जाता है और वह पानी यहाँ तक आता है। कहाँ तक पानी आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। एक दूसरी बोतल ली गई और उस बोतल में जो उसकी लंबाई है, लंबाई को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया और इसमें जो पानी, यह बोतल जो है अगर यह इसकी मात्रा जो इसमें आ सकती है 2 लीटर आ सकती है, तो जब पानी भरा गया 1 लीटर तो वह पानी यहाँ तक आया। अब बालक से पूछा जाएगा कि बताओ बालक, इन दोनों बोतलों में, जबकि भरा हुआ इसमें भी 1 लीटर है इसमें भी, और बालक से आप पूछोगे कि बताओ किस बोतल में पानी ज़्यादा है, तो कहेगा इसमें ज़्यादा है। वो क्या कहेगा, इसमें, क्योंकि उसके पास अवधारणात्मक ज्ञान की कमी होती है। यानी वो बोतल देखेगा कि इस बोतल में पानी ऊपर तक भरा हुआ है तो यही बताएगा कि इसमें पानी ज़्यादा है। दूसरे उदाहरण में कह सकते हो कि बालक छोटा है, आप उससे पूछो कि अगर आपको क्वेश्चन अगर आप करो कि एक आँख से आपको अगर 1 किलोमीटर दिखता है, यानी अगर बालक से सवाल किया जाए कि एक आँख से 1 किलोमीटर दिखता है, तो अगर आप उससे पूछोगे कि बालक बताओ 2 आँख से कितने किलोमीटर दिखेगा, तो हो सकता है वो कह दे कि 2 किलोमीटर दिखेगा। यानी कितना बता देगा, 2 किलोमीटर। यानी उसके पास, बालक के पास जो अवधारणात्मक ज्ञान होता है, उस ज्ञान की उसके पास जो होती है, क्या होती है, कमी होती है। तो यही ज्ञान जो होता है वह अवधारणात्मक ज्ञान हो जाएगा। 2 पॉइंट्स आपने अच्छे से समझ लिए हैं। आइए अब जो बात करते हैं, हम तीसरे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट है क्या आपका। देखिएगा ये आपकी तीसरी अवस्था जो है, 2 अवस्थाएं जो आपने पहले दूसरी वो देखी। तीसरी अवस्था जो आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह अवस्था आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अगर मैं अवस्था की बात करूं, तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी मानी जाती है वह कितनी मानी जाती है, 7 से 11 वर्ष तक की मानी जाती है। यानी इस अवस्था में होता क्या है कि बालक भाषा का जो प्रयोग है वह विश्वसनीय रूप से करने लगता है। यानी इस अवस्था में आते आते जो बालक है, यानी जो उसका भाषा का विकास है, यानी जो भाषा का प्रयोग करता है वह कैसे करता है, विश्वसनीय रूप से करने लग जाता है। यानी जो बालक शुरुआत में पहली अवस्था में इंद्रिय गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ए पापा कहता था, वह दूसरी अवस्था में आकर ओ पापा हो जाता है। और कहिए कि तीसरी अवस्था में तो जो ओ पापा है वह पापा को फिर क्या कहने लगता है, आप कह के बुलाने लगता है। यानी जो भाषा की विश्वसनीयता होती है वो बालक के अंदर आ जाती है कि किसे तुम कहना चाहिए, किसे आप संबोधित करना चाहिए और किसे तू कह के संबोधित वो लोग करते हैं। यानी जो भाषा की विश्वसनीयता की पकड़ होती है इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाती है। वह मूर्त अवधारणाओं 3 गुणित 2, 2 गुणित 3 को समझने लगता है। देखिएगा मेन लाइन है आपकी, यह बहुत इंपॉर्टेंट। वह मूर्त अवधारणाओं 3 गुणित 2 और 2 गुणित 3 को समझ जाता है।
यानी जो बालक होता है वह समझ जाता है कि अगर कहीं पर 2 गुणित 3 लिखा है तो ये 6 होगा, और अगर कहीं 3 गुणित 2 लिखा है तो यह भी 6 के बराबर होगा। 2 गुणित 3 बराबर 6 है, तो 3 गुणित 2 बराबर 5 नहीं होगा, वो भी 6 होगा। तो यह जो अवधारणात्मक ज्ञान होता है, इस ज्ञान की जो पुष्टि होती है बालक में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आके हो जाती है। यानी इस अवस्था में बालक 3 गुणित 2 और 2 गुणित 3 की चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझने लगता है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए कि बातों को याद करने की शक्ति उसकी जो होती है वह बढ़ जाती है। यानी जब शुरुआत में बालक पहली और दूसरी अवस्था में होता है तो हो सकता है जो बातें वह याद करे वो बातें बहुत देर तक उसको याद ना रहे, लेकिन इस तीसरी स्टेज में आकर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बातों को याद करने की उसकी शक्ति होती है, वह जो शक्ति है वह शक्ति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और वह शक्ति बढ़ जाती है। इसमें वही बात की गई है कि बातों को याद करने की जो शक्ति होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तथा ज्ञान की जो धारण शक्ति होती है वह भी बढ़ जाती है। यानी एक प्रकार से कहिए जो शब्द वगैरह होते हैं या जो और ज्ञान के तथ्य होते हैं, उन ज्ञान को तथ्यों को एकत्रित करने की, अपने माइंड में स्टोर करने की जो शक्ति होती है वह शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे वह जानने लगता है, यानी वह जानने लगता है कि द्रवों को अलग अलग बर्तनों में रखने पर उसका आकार भले ही बदले पर मात्रा तथा आयतन नहीं बदलता है। देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बालक जो दूसरी अवस्था में कह लीजिए या पहली अवस्था में अवधारणात्मक ज्ञान नहीं होता है, लेकिन तीसरी अवस्था में आकर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आकर बालक के अंदर यह अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता है। बालक समझने लग जाता है कि अगर द्रव को अलग अलग बर्तनों में रखा जाएगा तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन उसकी जो आयतन है और जो उसकी मात्रा है, मात्रा अगर 1 लीटर है तो मात्रा में यानी आयतन और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही उसके आकार जो होता है आकार में बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी जो ये अवधारणात्मक ज्ञान होता है इसकी पुष्टि बालक को इस अवस्था में हो जाती है। इस अवस्था में बालक से अगर आप क्वेश्चन करोगे कि एक आँख से 1 किलोमीटर दिखता है तो 2 आँख से तो फिर वो 2 किलोमीटर नहीं बताएगा। इस अवस्था में वह बताएगा कि एक आँख से 1 किलोमीटर तो दूसरी आँख से भी 1 किलोमीटर ही दिखेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो जो दूसरी अवस्था में अवधारणात्मक ज्ञान की कमी होती है, इस अवस्था में बालक आकर अवधारणात्मक ज्ञान उसके अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, भली भांति परिलक्षित हो जाता है और वह दिखने लग जाता है। अंतिम अवस्था जो है वह आपकी औपचारिक संक्रिया काल या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त और अमूर्त, देखिएगा 2 चीज़ें हैं, एक मूर्त और अमूर्त। ये कहिएगा कि एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। जहाँ पर आपका आ और अन उपसर्ग होता है वहाँ आपका क्या होता है, नहीं होता है। कहीं पर भी आपको आ उपसर्ग मिले और अन उपसर्ग मिले तो आप समझिएगा उसका अर्थ नहीं से होता है आपका। जैसे गमन आगमन दोनों विपरीत अर्थ में हो गया, मान्य अमान्य। देखिएगा औपचारिक संक्रिया काल या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, जो 11 वर्ष से अधिक की उम्र होती है वह इसकी मानी जाती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की यानी अमूर्त चिंतन इस अवस्था में क्या हो जाता है, विशेषता होती है। यानी अमूर्त चिंतन की इस अवस्था में क्या होती है, बहुत ज़्यादा विशेषता देखने को मिलती है। यानी बालक इस अवस्था में क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन का तात्पर्य यह होता है कि बालक को अगर आप मूवी देखने के लिए थिएटर वगैरह पे ले जाते हो तो जब वह देखता है कि देशभक्त की मूवी लगी है, आर्मी की मूवी लगी है, तो वहाँ पर जो कैरेक्टर होता है या कह लीजिए जो 2 पात्र होते हैं वहाँ पर नायक और नायिका, तो वह नायक के स्थान पे खुद को रख कर देखने लगता है, और अगर वह लड़की है तो वह नायिका के स्थान पर खुद को रख कर देखने लगती है। यानी वो कल्पनाओं में खो जाती है, वह कल्पना करने लगती है कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो यही बात कही गई है कि अमूर्त चिंतन इस अवस्था की क्या है, प्रमुख विशेषता है।
बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने, यानी बालक में अच्छी तरह से जो सोचने की शक्ति होती है वह सोचने की शक्ति इस एज में आ जाती है। इसके साथ ही साथ जो समस्या समाधान है, यानी जो कैसे किस समस्या का क्या समाधान होगा, तो समस्या समाधान करने की जो शक्ति होती है, या कह लीजिए बालक के अंदर जो इच्छा शक्ति होती है, उसका विकास जो है बालक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। यानी और इसके साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी बालक के अंदर हो जाता है। यानी अगर बात की जाएगी कि बालक के अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है, तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी जो बालक के अंदर होता है वह आपका औपचारिक संक्रिया काल या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। यानी बालक पूर्ण रूप से जो भी उसको निर्णय लेने होते हैं वह निर्णय अच्छी प्रकार से लेने की क्षमता का विकास उसके अंतर्गत हो जाता है। तो यह आपने जो देखा वह जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था आपने देखा, दूसरी अवस्था देखा आपने, और यह आपका था तीसरी और चौथी, यानी इंद्रिय गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद आपने देखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 2 से 7 साल होती है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और अंतिम अमूर्त क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 11 वर्ष से अधिक होती है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और इससे निश्चित है 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम अगले उसमें जो सिद्धांत में मिलेंगे वह एक नए सिद्धांत के साथ मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।